दिखाएंगे तो ये वाला देख लीजिए। और इस पर अतुल जी आपका जवाब देना चाहते हैं। 240 सीटें अगर बीजेपी की है इस बार, आपका 3 बार का सीट नंबर भी जोड़ ले, आज पीएम ने इसका उल्लेख किया, तब भी आप 240 नहीं पहुंचते हैं। अतुल जी। अंजना जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग धैर्य से मेरी बात सुनेंगे और मुझे थोड़ा वक्त देंगे। काफी समय के बाद आया हूं। तो पहले तो मैं निषेध करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का कि महाराष्ट्र में जिस तरह की मुंह की खाई है उसका बदला उन्होंने सदन के परिसर से हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और फुले जी का पुतला जो है वो हटा दिया है। उसका सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत निषेध करता हूँ। अब रही बात, आपने एक टैली बताई, मैं भी एक आपको टैली बताता हूँ। 1951 से 51-52 से जितने चुनाव हुए वो सारे चुनाव के कांग्रेस के आप टैली कर लो और बीजेपी की टैली कर लो, जनसंघ मिलाकर, जनता पार्टी मिलाकर, भारतीय जनता पार्टी मिलाकर, आधे के आसपास भी नहीं आएंगे। अब आनंद मोहन भाई साहब बात कर रहे थे यहाँ पर लूटमार की, रंगदारी की वगैरह वगैरह, मुझे सब पता है। आजीवन कारावास से लेकर सारी बातें जो है मैं जानता हूं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते या प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट चुने गए, वो इलीगल है। एक्चुअली उन्होंने पहले अपने संसदीय दल की बैठक बुलानी चाहिए थी भाजपा की, वो बुलाई नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एनडीए को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। 2014 के बाद कोई एनडीए नहीं था। एनडीए के जो अकाली दल से लेकर, शिवसेना से लेकर, एआईएडीएमके के सारे छिटक गए थे। बाद में वो जोड़ा गया 2023 के बाद ये जानकर कि हार हो सकती है, तो ऐसे लोग जोड़े गए 25, जिसमें 0 सांसद थे। 7 ऐसे दल है जिनका 1 ही सांसद था, 2-4 दल ऐसे जिनके 2 सांसद थे। तो ये भी इनकी सच्चाई है। अब ये देश के प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, कम से कम संविधान के बारे में बात कर रहे थे, तो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। आज बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि पूरे चुनाव में वो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह रहे थे। मुजरे तक आ गए थे, घुसपैठिए कह रहे थे, क्या क्या सारी भाषा जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज झूठ भी बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलना उनका तो फितरत रही है। उन्होंने कहा आधार कार्ड का विरोध करते, आधार कार्ड तो हमने लाया है, विरोध तो आप करते थे। आपने कहा था पुतलिया ले लेंगे। यूपीआई की बात करते, यूपीआई तो 2010 में लॉन्च हो चुका था। तो झूठ बोलने से भी बाज नहीं आया। और गुड गवर्नेंस और जितना भी उन्होंने भाषण दिया है, वो भाषण देश के तीसरी बार शपथ ले रहे हुए या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हुए व्यक्ति का नहीं था। वो उस व्यक्ति का था जो नफरत से भरा हुआ है। वो उस व्यक्ति का था जिसके पास देश का कोई विजन नहीं था। और मैं तो ये भी कहूंगा, आपने 3-4 का सांसद गांव गोद लिए हैं, उसका विकास नहीं कर सके। और देश की बात करते हो तो देश का किसान, देश का युवा, जिस दिन देश के नतीजे आ रहे थे लोकसभा चुनाव के, उसी दिन नीट का चुनाव का नतीजा आ रहा था और लाखों हमारे विद्यार्थी जो है उसमें भी घपले की बात कर रहे थे। सिलसिला जारी है। तो देश को कौन सा विजन दिया आज प्रधानमंत्री, जब आप एनडीए के नेता चुने गए, प्रधानमंत्री बनने जा रहे, देश को कौन सा विजन दिया? अब तो आपने 3-4 गांव लिए, वो उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो विजन कुछ नहीं है, बस एक भेद की नीति पर आवाज चलते आ रहे हैं, नफरत की नीति पर चलते आ रहे हैं। तो यही बात है कि आज आपको सर्वधर्म समभाव की बात करनी पड़ी है, आज आपको संविधान की बात करनी पड़ी है, आज आपको लोकतंत्र की बात करनी पड़ी है, और आज आपको सबको लेकर चलने के लिए मजबूर किया है। तो मैं सुधांशु जी को भी ये बात कहना चाहूंगा, आप इतिहास मत बताइए, और कम से कम अतुल लोंढे पाटिल बैठा तब तो इतिहास न बताइए। परिस्थिति के अनुरूप हर चीज का आकलन होता है लोकतंत्र में और राजनीति में। तो मैं तो पूरा निकल सकता हूँ कि 0.3% से जनसंघ शुरू हुआ है, तभी नकार दिया था। ठीक है अतुल जी, आज पीएम ने ईवीएम पर भी बोला है, उसकी भी मैं प्रतिक्रिया चाह रही थी। ईवीएम पर पीएम ने बोला है कि देखिए अब ईवीएम पता नहीं जिंदा है या मर गया ये मुद्दा। ऐसा कि मैं भी ये सवाल उनसे कर सकता हूं कि इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया है, क्योंकि आपने तो उसको भाजपा का चुनाव आयोग कर दिया है। लोकतंत्र जो बेसिक संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में लोकतंत्र अहम है। और लोकतंत्र क्या है, तो कोई भी निर्णय जो है वो बहुमत से होना चाहिए। फिर आपने इस देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चयन समिति में एक है, उनको हटाकर अपने जूनियर मंत्री बनाने की कोशिश की, बना दिया है। तो ये तो आपने लोकतंत्र पे चोट पहुंचाई है। और दूसरी बात, जीवीएल नरसिम्हा जी ने एक किताब लिखी थी ईवीएम पे, जिसकी प्रस्तावना अडवाणी जी ने लिखी थी। तो मेरा कहना या कांग्रेस का कहना हरदम से ये रहा है। आपने 11 दिन के बाद बताया, सारे चीजें लेकर हम गए और सुधांशु जी ने कहा हम लट लेके खड़े रहेंगे। 11 दिन के बाद बताया है, सीट 17 फॉर्म कई जगह मैच नहीं हो रहे थे, वो करने पड़े हैं, कई जगह मजबूर किया है। फिर भी आपने बॉम्बे की एक सीट जो है 121 वोट जो आपने रिजेक्ट हो चुके थे बैलेट पेपर के, उसको गिनवाए हैं कलेक्टर से दूसरी बार। और जो हुआ है वहां पर अभी हम कोर्ट में गए उसके, तो ये विश्वासार्हता की अभी बात है जो नहीं हो पाई है और उसको हमने उठाया। तो आप ये गलत नहीं कह सकते इस चीज को। जो चीजें हैं वो जनता के सामने है, और आपने जो भी वायदे किए थे, जो विजन की बात करते हो, तो आपने 10 साल में सबको घर दे देंगे, किसान का आय जो है वो 5 साल में दुगनी होने वाली थी, आप एमएसपी देने वाले थे, आपने किसानों के 7 से 25 किसानों की जान ले ली है, कील ठोके है। ये सारा इतिहास आपका 10 साल का है और अभी पेड़ उखड़ना शुरू हुआ है।
सच्चाई जनता के सामने आई है। तो ये जीत ठीक है। की जो बात है ना, जो कह रहे थे कि इतने कम सीटें आए, हमारे पास 100 ही सीटें आए, फिर भी हमारे चेहरे पे मुस्कान क्यों है? तो हमारा उद्देश्य था इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचाना। और आज इस देश के प्रधानमंत्री से जिन्होंने 10 साल हिंदू मुस्लिम किया है, उनके मुंह से सर्वधर्म समभाव की जो बात निकली है ना, वो बात आज उनको मनवानी पड़ी है। ये चुनाव का नतीजा है। हर बार नंबर में ना गिनिए, नंबर में गिनेंगे तो बहुत बड़े दिक्कत में आ जाओगे। आधे भी नंबर नहीं है, 18 चुनाव निकालेंगे ना, आधे भी ठीक नंबर है। नहीं, आसपास भी ठीक है, नहीं। मैं लौट रही हूँ अब ये आपके बात पास। ये मलूक करना नागर चाहिए, साहब, कैबिनेट का सम्मान सबकी करना चाहिए। सबकी चर्चा इस बात पर हो रही है कि आज आपके नेता क्यों नहीं सामने बैठे थे? 2 सांसद है उनके, जरा आप ही बताइए क्या हुआ? देखिए, चर्चा कुछ नहीं हो रही है। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जो ट्वीट किया, जो चर्चा कर रहे हैं, या हमारे समाजवादी के लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उन्हें गिरेबान में झांकें और देखें मध्य प्रदेश के चुनाव को। जो वहाँ पे जो अपने कांग्रेस के नेता, जो वहाँ के कमलनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कहते हैं हटाओ अखिलेश पखिलेश को, ये उनको नहीं देखते। ये चौधरी चरण सिंह जी को नहीं जानते। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता, जमीन पे बैठ जाते थे, खेतों में बैठ जाते थे, अपने कपड़ों के कभी नील टीनो पार नहीं लगाते थे। चौधरी अजीत सिंह के कभी नील टीनो पार नहीं लगा। चौधरी जैन जी भी आज जो कपड़े पहनते हैं, मैं पंडित जी आपको बताना चाहता हूँ, वो नील टीनो पार प्रेस कभी नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं। तो आज जनता देख रही है, जो कुर्सी पे बैठने के लिए भागते हैं उनको नीचे बैठा देते हैं, जो सामान्य रहते हैं उनको ऊपर बैठा देते हैं। नमस्ते साथियों। चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है, उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं, इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है, टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं। और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है।
25